सी सारे जग विच पई दुहाई सी भुट्टो दी बेटी आई सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की 2 बार मुंतखब वज़ीर आज़म बनने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 9वीं बरसी थी। इनका जो कत्ल हुआ उसको हमने देखा कि 9 साल के बाद भी आज हम देख रहे हैं कि तहकीकात में कोई खासी पेशरफ्त नहीं हुई। गो के इस हवाले से हमने बहुत सारे बयानात भी सुने, बहुत सारे दावे भी सुने। तकरीबन 300 समातें जो है इस मुकदमे की हो चुकी हैं, 6 मुख्तलिफ जजेस ने की हैं और इसमें वो अरसा भी शामिल है, वो 5 साल भी शामिल हैं जिस दौरान पीपल्स पार्टी खुद जो है वो इक़्तिदार में रही है। इसी हवाले से अगर थोड़ी सी तफसीलात बताएं आपको जो केस की हैं, वो ये कि इब्तदाई तफ्तीश जो थी इस केस की वो तो पंजाब हुकूमत की JIT ने की थी। फिर बाद में ये जो तफ्तीश है ये FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम के हवाले कर दी गई थी। फरवरी 2008 में इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ था और जो हमने देखा कि स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात और फिर यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है उसके आने का इंतज़ार किया जाए। जो हुकूमती दरख्वास्त थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, हमने देखा कि उसकी वजह से ये मुकदमा जो है वो 1.5 साल ज़ेरे इल्तवा रहा। बहरहाल इसके दौरान एक और भी हमने पेशरफ देखी थी। एक और भी अफसोसनाक वाक़या था कि बीबी के कातिलों को सज़ा दिलाने की कोशिश करने वाले FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे चौधरी जुल्फ़िकार, उनको भी 3 मई 2013 को कत्ल कर दिया गया था। अभी जो इस मुकदमे में प्रोसिक्यूटर हैं FIA के ख्वाजा इम्तियाज़, उनके मुताबिक ये केस जो है अब अपने मंतकी अंजाम के करीब है। अब इससे उनकी क्या मुराद है, क्या ऐसे शवाहिद हैं जिससे वाकई में उन्हें ये यकीन है, इस पर भी बात करेंगे कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद ये जो कत्ल का मुअम्मा है, ये जो केस है, ये क्यों सॉल्व नहीं हो सका। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बात की थी कि मुझे मेरी माँ का इंसाफ नहीं मिला है तो इस मुल्क के गरीब आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को कैसे इंसाफ मिल सकता है। आज इस बरसी की तकरीब के मौके पर जहाँ साबिक सदर जरदारी साहब ने भी खिताब किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खिताब किया। बिलावल साहब के जो 4 मुतालबात थे हुकूमत के सामने वो तो ज़ाहिर है माने नहीं गए। कोई बिल्कुल फ़ौरन से एहतजाज की तारीख तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन लॉन्ग मार्च का भी इंदिया दे दिया है। पहले आपको वो सुनाते हैं जो कि साबिक सदर जरदारी साहब ने कहा था और जिसमें ये ऐलान आज के दिन किया गया कि जरदारी साहब और बिलावल साहब मौजूदा पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे। ये सुनिएगा। आपने मेरी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया, आपने हमारी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया है। पूरे फैसलाबाद से 350 इंडस्ट्रीज बंद हैं और आपको आपके कान पे जू नहीं रेंगती। आपको ये एहसास नहीं कि मेरा हारी क्या कह रहा है, आपको एहसास नहीं कि मेरा मजदूर क्या कह रहा है, आपको एहसास नहीं कि गरीब क्या कह रहा है। और मैं पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है कि पार्लियामेंट में हम लोग बैठ के आपको भी सबक दें, आपको भी समझाएं और पार्लियामेंट के दूसरे दोस्त जो अपोजिशन में बैठे हैं उनको भी इस समझ पे लेके चलें कि हम सियासी तौर पे एक पोजीशन ले सके हर पॉइंट पे, हर पाकिस्तान के फायदे की बात पे, हम पाक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने की बात पे। कि मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में आपसे पाकिस्तान संभल नहीं रहा, आपसे कोई चीज संभल नहीं रही। सिर्फ आपके हाथ में लाठी है, आपके हाथ में SHO है, आपके हाथ में पुलिस है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लोग डरते हैं, खौफजदा हैं और आपने एक मजाक बना लिया है पाकिस्तान में। तो इंशाअल्लाह वहाँ मुकाबला होगा, पार्लियामेंट में हम चलेंगे। कि हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। मैं अपनी 4 डिमांड्स बनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा, तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं आ रहा हूं हर सूबे में, शहर शहर, गांव गांव, बस्ती बस्ती, कस्बों का कब्जा खत्म कर
तख्ते चांदी उमरा की बादशाह खत्म करने के लिए। एक तरफ तो साबिक सदर जरदारी साहब ने बात की है कि मैं और मेरा बेटा जो है वो पार्लियामान में मियां साहब आपकी कुर्सी खींचने के लिए नहीं आ रहे बल्कि आपको समझाने के लिए आ रहे हैं। वो क्या समझाएंगे ये भी आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जानिब बिलावल साहब ये कहते हैं कि जाती उमरा में जो बादशाहत कायम है उसका खात्मा हम करेंगे। लॉन्ग मार्च का आज उन्होंने ऐलान किया है जिसमें कहा है कि हर सूबे में हर कस्बे में जाएंगे और पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ। एक तरफ तो पार्लियामान में आने की बात कर दी गई है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की बात भी की गई है। इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ जैसे आपको पहले बताया था कि बीबी की बरसी थी, आज 9वीं बरसी थी और 9 साल गुजरने के बाद भी उनका जो मुकदमा है, जो केस है, उसका कोई मंतकी अंजाम जो है वो हमारे सामने नहीं आया है। इस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शकील अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट है द न्यूज़ के और मुसन्निफ भी हैं उस किताब के जिसका उन्वान है हू असैसिनेटेड बेनज़ीर भुट्टो। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं कैपिटल टीवी के। आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। कराची में मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट हैं। मज़हर साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। और अयाज़ लतीफ़ पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं आप कौमी अवामी तहरीक के, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो मज़हर साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। आप अच्छा मज़हर साहब को आवाज़ अभी नहीं जा रही मेरे ख्याल से। शकील साहब, आप आज की जो तकारीर हुई और ख़ास तौर से जो इतने अरसे से हमें बताया जा रहा था कि आज सरप्राइज़ होगा, आज हम हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान करेंगे, एहतजाज की कोई कॉल देंगे, उन्हें बताएंगे कि अपोजिशन होती क्या है, वो सरप्राइज़ ये था कि जी पार्लियामान में आने का ऐलान कर दिया, ये क्या उतना ही बड़ा था जितना इसका दावा था? मेरे नज़दीक तो ये सरप्राइज़ वो होता जब ये जैसे जरदारी साहब ने ऐलान किया था कि मैं जानता हूँ बेनज़ीर भुट्टो के कातिल कौन है। मुझे ये तवक्को थी कि आज वो ऐलान करेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिल कौन है। अपने दौर में तो ये कुछ नहीं कर सके और मेरे ख़्याल में इन्होंने कातिलों को और पीछे कार फरमा हाथों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। तो आज तो कम से कम बता देंगे, लेकिन मुझे हैरत हुई कि ये यौम शहादत अब यौम सियासत बन गया। तो इसको बीबी का जो असल मकसद था उसको पीछे छोड़ के इन्होंने सियासत चमकाने पे सर्व किया और फ्रेंडली अपोजिशन का ऐलान किया। अच्छा, फ्रेंडली अपोजिशन आज आप देख रहे हैं कि वो कोई बाकायदा एहतजाज की कॉल नहीं दी। मेरा नहीं ख्याल आई, फ्रेंडली अपोजिशन ओके, मेरा ख्याल नवाज शरीफ ने बुलाया इसलिए अच्छा कि जी वो आके इस बच्चे को कंट्रोल करें। हाँ। वो तो उन्होंने कहा था ना कि मुझे बड़ी खुशी है कि जरदारी साहब वापस आ गए और पार्टी की बागडोर आप ही संभालें। हाँ जी, अब तो ज़ाहिर अपना जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इनके दौरे हुकूमत में किया, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, अब ये भी तो बदला उतारेंगे ना उनका। तो हमारा मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा पैगाम मिला उस कारकुन को, उस वर्कर को जो उम्मीद लगाए बैठा है कि बेनज़ीर भुट्टो का कातिल पकड़ा जाएगा। और उनको कुछ नहीं चाहिए, जो कारकुन है, जो जाला है, उससे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि उसे पता लग जाए कि बेनज़ीर भुट्टो का कातिल अब गिरफ्तार हुआ है, उसे सजा मिलेगी। ठीक है, ओवैस तौहीद साहब, ये बुनियादी बात के बरसी का मौका था, वो कहते हैं यौम शहादत जो है वो यौम सियासत बना दिया आज। वाकई में कोई पेशरफ्त क्या हुई बीबी के केस के हवाले से, कत्ल के मुकदमे के हवाले से, उसका जिक्र नहीं किया गया। जो सरप्राइज कहा जा रहा था, आपको कोई सरप्राइज मिला इससे? दो बातें, जैसे एक तो जाहिर बात है कि 9 बरस गुजर गए, लगता है 9 लम्हे या 90 बरस गुजर गए बीबी की शहादत को। जाए वकू का उसी वक्त धुला जाना सामने था टीवी पे। कुछ घंटों के बाद शकील तो उस पर काफ़ी रोशनी डाल सकते हैं, बुक में भी इन्होंने लिखा है। वो तो खैर जाहिर बात है कि अगर ये आज बीबी के कातिल तलाश करने जा रहे हैं बिलावल, तो हमारी हमदर्दियाँ बिलावल, आसफा, बख्तावर, जाहिर बात है दिल पसीजे हुए हैं अब तक अपनी माँ के उसमें, लेकिन वो खुद अकाउंटेबल ठहराएं 5 साल में जो उनकी दौरे हुकूमत थी। रहमान मलिक साहब को अकाउंटेबल ठहराएं, बिल्कुल 5 साल इक़्तिदार था उनके पास। दूसरा जो आज जो सबसे बड़ी बात हुई, देखें मैं इनको, मेरी खुद पैदाइश लारकाना की है, तो मैं इनकी तारीख़ के आगाज़ से ही मेरा जन्म हुआ है। मैं जानता हूँ गड़ी खुदाबख्श का मज़ार जो खड़ा हुआ है मेरी आंखों के सामने हुआ है। और यहाँ पर ये जो यौम शहादत होता है,
चाहे वो 4 अप्रैल हो, चाहे कोई भी हो, या फिर मुर्तज़ा भुट्टो 20 सितंबर 1996 में जो वाक़या हुआ था, शहादत हुई थी उनकी, उसके बाद उनका सियासत तो उस पर होती है, सियासी बातें ही होंगी, सियासी लोग हैं, उस ट्रेजिडी को, उस लेगेसी को लेके चलते हैं। ये अलग बहस है कि क्या आगे उनको ये बेनिफिट करेगी लेगेसी, मेरा नहीं ख्याल, कोई और एजेंडा देना पड़ेगा। सिर्फ ये कि आज मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस हुआ कि जो 5th गियर लगाया है इन्होंने, 5th गियर क्या, जो रिवर्स गियर लगाया है जरदारी साहब ने, 5 साल सदर रहने के बाद अब पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं नेशनल असेंबली के मेंबर के तौर पर, तो इसका मतलब ये फारूक लगारी साहब से मुतासिर हो गए। देखिए, फारूक लगारी साहब से भी हमने यही कहा था कि अब इतना अपने प्रेसिडेंट रहे, तो इससे क्या होगा कि बिलावल जो एग्रेसिव टोन इख्तियार करते हैं, और जब जरदारी भी वहां पर होंगे तो इसका मतलब है कि उनकी एक तो लाइमलाइट डिवाइड होगी, पे चले जाएंगे, जो लाइमलाइट डिवाइड होगी, और फिर दूसरा ये कि मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन अंडरमाइन होगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मजहर अब्बास साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी हमें बता रही थी कि आज कोई बहुत बड़ा ऐलान मुतवक्के है, हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान करेंगे, कोई एहतजाज की शायद तारीख आ जाएगी, ये कहा गया था कि जी हम बताएंगे अपोजिशन कैसे की जाती है, दमादम मस्त कलंदर होगा, वो तमाम चीज़ें तो नहीं हुई। जैसे अवैस तौहीद साहब ने कहा कि आज तो कोई रिवर्स गियर ही लग गया, पार्लियामान में आने की बात कर दी। इस ऐलान से आपको क्या लगता है कि क्या जो पोजीशन बड़े अरसे से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ले रहे थे वो कमजोर पड़ेगी? देखिए, एक मरतबा फिर जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो के एग्रेशन को ख़त्म कर दिया। ये आज से डेढ़ साल पहले भी हुआ था, जब बिलावल ने बड़ी ज़ोरदार तकरीर की थी कराची में, और फिर लाहौर में जरदारी साहब ने कहा कि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। आज भी यही तासुर दिया। और दूसरा जो जरदारी साहब ने अपने बारे में फ़ैसला किया, मेरा ख्याल है वो अपना परसेप्शन तो अब तक उनका बेहतर नहीं हो सका, राइटली या रॉन्गली, लेकिन उनका एक जो मुदब्बिर के तौर पे एक उभर कर आ रहे थे, आज के फैसले ने उसको बहुत झटका पहुंचाया है। क्योंकि आप बाहर रह के जितना इफेक्टिव हो सकते हैं, आप रहबर के तौर पे जितने इफेक्टिव हो सकते हैं, बहरहाल आप एक MNA के तौर पे उतने इफेक्टिव नहीं हो सकते। जरदारी साहब ने ये जो फैसला किया है, इसके दो नुकसानात हैं, होंगे उनके अपने परसेप्शन में शायद फ़ायदे भी हों, लेकिन एक तो बिलावल भुट्टो अंडरमाइन हो गए हैं, एक मरतबा फिर अंडरमाइन हुए हैं। ठीक। दूसरे, वो 1-1.5 साल में पार्लियामेंट में बैठ के क्या करेंगे, क्या मैनूवरिंग करेंगे? वो मैनूवरिंग तो वो पार्लियामेंट से बाहर भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे ये जो फैसला आज हुआ है, इसका जवाब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देना चाहिए कि उन्होंने 1-1.5 महीने में जो हाइप क्रिएट की थी, उस हाइप में आज जो है वो पंक्चर्ड क्यों जरदारी साहब ने कर दिया। आज क्यों उन्होंने उस पूरी तहरीक को एकदम बैठा दिया जो बिलावल भुट्टो ने एक खड़ी की थी। और गालबन ये सिर्फ बिलावल भुट्टो के लिए एम्बैरसिंग नहीं है, ये एम्बैरसिंग पंजाब पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं के लिए भी है जो बहुत आगे बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, जो बहुत एग्रेशन दिखा रहे थे, जिनमें कमरजमान कायरा साहब हैं, जिसमें चौधरी एतजाज हसन हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा हैं, जिसमें नदीम अफजल चंद हैं, जिसमें बसरा साहब हैं। ये वो सारे लोग थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जरदारी साहब बहुत बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा फैसला ये किया कि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। और ये जो देखिए 2013 के जब के लिए सरप्राइज था, जिसका दावा भी कर रहे थे। मैं जरा पलेजो साहब आपकी जानिब भी आना चाहूंगी कि जिस तरीके से जी मजहर साहब मुकम्मल कर लीजिए। जी मैं सिर्फ एक देखिए, जो पंजाब पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब को मशवरा दिया था जब 2013 का वो पोस्टमार्टम हो रहा था पीपल्स पार्टी का दुबई में, तो उन्होंने कहा देखिए 2013 के इंतखाबात में आपकी तस्वीर के साथ कोई पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, लिहाजा बेहतर यह है कि आप जो है वो साइड में हो जाएं और सारी पावर बिलावल को दे दें। लेकिन आज उन्होंने इस फैसले से ये साबित किया कि वो अपने आप को उन्होंने एक मरतबा फिर बिलावल को अंडरमाइन करके मेन प्लेयर बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को, भुट्टो पीपल्स पार्टी को तो नुकसान होगा,
अब जरदारी साहब एक नई पीपल्स पार्टी ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका क्या फ्यूचर होगा या हमें आगे देखना है? ठीक है कि आज बिलावल भुट्टो की जो पोजीशन थी, बिलावल भुट्टो को तो अंडरमाइन कर दिया, उनके लिए तो एम्बैरेसिंग, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि पंजाब के पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा मजहर साहब कहते हैं कि उनके लिए भी बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी गई है। पलेजो साहब, एक तरफ आज बिलावल साहब कह रहे थे और सिर्फ आज ही नहीं बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं कि जो बादशाहत है इसको नहीं चलने देंगे, मियाँ साहब की हुकूमत पर, उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे। अब एक तरफ कहा जाता है कि जी कब्जा छुड़ाएंगे, बादशाहत ख़त्म करेंगे, दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि इलेक्शन जो है 2017 में होंगे। पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं ने ये बात की कि जी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दें, हमारे वर्कर्स जो हैं 2017 में इलेक्शन देख रहे हैं। तो अगर जरदारी साहब और बिलावल जो है वो इस पार्लिमान में आ जाते हैं तो फिर तो वो चाहेंगे कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, असम्बलियां चलती रहें, फिर कैसे 2017 में इलेक्शन होंगे, फिर कैसे वो बादशाहत का खात्मा देख रहे हैं? मेरे ख्याल में सादिया, प्रॉब्लम यह है कि हम जरदारी साहब को या पीपुल्स पार्टी को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं तज्जिया करते हुए। हम समझते हैं कि कोई बड़ी रेवोल्यूशनरी किस्म की, कोई बड़ी मुद्दब्बर स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करने वाली पार्टी है, दाना पार्टी है। दाना पार्टी होती तो पाकिस्तान से सुकड़कर सिंध और सिंध से सुकड़कर नवाबशाह और लाड़काने तक महदूद न हो जाती। होना यह चाहिए था कि आज जरदारी साहब कोई दावा बड़ा करते कि हम पीपल्स पार्टी को मासूस में ले जाएंगे, हम थर के बच्चों को, हम अनवर मजीद के कज़िये से जान छुड़ाएंगे, हम अयान और अनवर मजीद और आसिम को डिफेंड करने के बजाय सिंध और पाकिस्तान के लोगों को डिफेंड करेंगे। हम सिंध में जो आबादगारों के साथ हशर है, जो गन्ने, कपास और चावलों और गंदम के हवाले से हशर है, उसका कोई अजाला करेंगे। हम सिंध में गवर्नेंस देंगे ताकि पंजाब और केपी के और बलूचिस्तान के लोग नीचे चले आए। मगर मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान का कोई पढ़ा लिखा सियासी हालात पर नजर रखने वाला शख्स इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा था। सिर्फ आम लोग कर रहे थे कि इस किस्म का कोई करेंगे। उसकी वजह ये है, दुनिया में कहीं भी आप बांग्लादेश चले जाएं, आप हसीना वाजिद को या खालिदा जिया को अब इस पे अपनी कैंपेन चलाते हुए नजर नहीं आएंगे कि मुजीबुर रहमान या जिया रहमान के साथ ये हुआ। न ही सोनिया गांधी कहती है कि राजीव गांधी की वजह से मुझे वोट दो, न विनी मंडेला कहेंगी, न इवन हिलरी क्लिंटन कहेगी कि मुझे बिल क्लिंटन की वजह से वोट दो। ये फकत पाकिस्तान में कि गाना अब भी बेनजीर शहीद का चलेगा। हमारी बहन थी, हमें उनके लिए दुख है, मगर गाना बेनजीर साहबा का चलेगा, आसिफ जरदारी और फरियाल साहबा का नहीं चलेगा, उवैस मुजफ्फर साहब का, अनवर मजीद का नहीं चलेगा। तस्वीर भुट्टो साहब की दिखाई जाएगी, भुट्टो साहब के केस की तारीख पे नहीं जाएंगे, बेनजीर साहबा और मुर्तजा और शाहनवाज के केसेस की तारीखों पे भी नहीं जाएंगे, न उनके शोहर जाएंगे न उनके बच्चे जाएंगे। उनको फकत एक तस्वीर, एक पेनाफ्लेक्स बना के चलाना है, और अगर पेनाफ्लेक्स बना के नहीं चलाएंगे तो वोट नहीं मिलेंगे, और पेनाफ्लेक्स बनाने के बावजूद वोट नहीं मिल रहे। अब ये जो उन्होंने ऐलान किया है कौमी असेंबली में आने का, मैं समझता हूं बिल्कुल सही कहा मजहर अब्बास साहब ने भी, ओवैस तौहीद साहब ने भी, कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, एंटी क्लाइमेक्स हो गया। उसकी वजह क्या है? वो इस बुनियाद पे नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा कि वो इस बुनियाद पे आ रहे हैं कि बिलावल को अंडरमाइन करें। वो इस बुनियाद पे आ रहे हैं कि जो उन्होंने पिछले दिनों अनवर मजीद को छापे लगते हुए देखे, फिर इसी में नाम वगैरह ये जो उन्होंने, वो समझते हैं, हालांकि बाकी 8-10 महीने, वो समझते हैं कि कौमी असेंबली के मेंबर की हैसियत से जो प्रिविलेजेस हासिल है, जो इस्तेकाक हासिल है पाकिस्तान में, अगर मैं एमएनए की सूरत में रहा तो मुझे कौमी असेंबली के इजलास के चलते हुए या ईसीएल में नाम डालते हुए, गिरफ्तार करते हुए, कोई कार्रवाई करते हुए अच्छा, तो आप कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो कार फरमाए। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम जी। फैसल साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब के जो बयानात आ रहे थे गुज़श्ता कुछ अरसे से, उससे तो हमें ये लग रहा था कि बड़ी ही एक एग्रेसिव टोन है जो हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, और ऐसे लगता था कि जो मुफाहमत थी दोनों जमातों की वो शायद वाकई में दफन हो चुकी है। लेकिन आज ये जो फैसला है जरदारी साहब के पार्लिमान आने का, बिलावल साहब के पार्लिमान आने का, इससे लग ऐसे रहा है कि शायद मुफाहमत अभी भी बाकी है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। देखें, जरदारी साहब की आज स्पीच थी और उन्होंने ये
फैसला किया है, अभी जो हमारी सीसी की मीटिंग अभी शुरू है उसमें उसकी एंडोर्समेंट होगी कि चेयरमैन और बिलावल साहब और जरदारी साहब दोनों पार्लियामेंट में आ रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि मुफाहमत की पॉलिसी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चेयरमैन की 4 डिमांडें थी, हमारे पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि मेरी 4 डिमांडें जब तक हुकूमत नहीं मानेगी 27 दिसंबर तक, तो हम अपना फ्यूचर का अमल का ऐलान करेंगे। तो वो 27 दिसंबर जो है वो आज और ये सीसी की मीटिंग शुरू है फ्यूचर के अमल। अच्छा, तो सीसी की मीटिंग में क्या हो रहा है, थोड़ा उस हवाले से भी बता दीजिएगा। और यही जो आप बात कर रहे हैं कि हम भी यही सोच रहे थे कि 4 डिमांड्स हैं, हमें यही बताया गया था कि 4 डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हम बताएंगे कि सड़कों पर आना किसे कहते हैं, ऑपोजिशन कैसे की जाती है। आज तो पार्लियामान में आने की बात कर दी आपने। वो तो देखें जलसे में उन्होंने की है, उसकी एंडोर्समेंट अभी सीसी देगी। सीसी की मीटिंग अभी शुरू हुई है 8 बजे, तो अभी थोड़ी देर तक घंटे डेढ़ और चलेगी गालिबन, और उसके बाद जो है वो मीडिया से टॉक होगा हमारे जो तो यू थिंक जरदारी साहब ने जलसे के अंदर जो एक ऐलान कर दिया है, सीसी में बैठे हुए लोग कहेंगे नहीं नहीं गलत ऐलान है, उसको वापस ले लें? नहीं, उसमें ये नहीं कि आप कह रहे हैं 27 दिसंबर तक जो चेयरमैन बिलावल के जो 4 नुकात थे उस पर अगर अमल दरामद, उसके फ्यूचर का अमल की बात कर रहे हैं। उसके फ्यूचर के अमल पे जो है अभी सीसी की मीटिंग शुरू है। जो भी फ्यूचर का अमल होगा वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आपको जो है वो मीडिया के जरिए जो है पार्टी जो डिसाइड करेगी। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? जी जी नहीं, फैसल कुंडी साहब की जाहिर बात है कि अपनी बता रहे पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे बड़ी बात ये कि एक एक्सपेक्टेशन जो लोगों को थी कि बहुत बड़ा सादिया बहुत बड़ा कोई एंटी गवर्नमेंट एक मूवमेंट चलाएंगे, वो चीज़ नहीं। और जिस तरह हम एतजाज अहसन साहब को देख रहे थे, कमर जमा कायरा को देख रहे थे, नदीम अफजल चंद साहब को देख रहे थे, उन सबको ये था कि यार पार्टी किस तरह रीऑर्गेनाइज करे, रिवाइव एक हो सकती है। 1 हफ्ते का देखें यौम तासीस उन्होंने मनाया, तो अब मैं फॉर एग्जांपल एक्सपेक्ट करा था, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है जो इनकी नहीं होगी जाहिर बात है, कि जरदारी साहब वहाँ पर आते, लाहौर आते, और लाहौर के अंदर वो यौम तासीस गया तो फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा इनको नहीं मिला एक रिस्पांस जो होता है, क्योंकि पंजाब देखिए स्टेक पर है, 148 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, और वहाँ के पार्लियामेंटेरियन जाहिर बात है कि कुंडी साहब भी इसको जानते हैं अच्छी तरीके से, मदर भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि इन प्राइवेट वो 2013-2012 से कह रहे थे जब मंजूर भट्टो साहब को प्रेसिडेंट बनाया था कि भाई ये मसलहत की और मुफाहमत की जो पॉलिसी है ये हमें खा रही है दीमक की तरह। तो अब वर्कर्स को पहुंचने, देखिए वर्कर्स को पहुंचना है, वजन तो है कि वर्कर्स को पहुंचना है। पंजाब में जो साख मुतासिर हुई है जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो रिवाइवल इस अंदाज में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी हम बात कर रहे थे, मजहर साहब भी थे कि वो टाइम भी है इलेक्शंस पे, इलेक्शन कैंपेन के दौरान पोस्टर्स पे जरदारी साहब की तस्वीरें नजर नहीं आती थी, और आज जो है वो फिर से बिलावल साहब की पोजीशन अंडरमाइन कर रहे हैं ऐलान करके। कोई पॉलिसी इस बात से पार्टी स्ट्रक्चर में जा रही है, तो इस साहब की जो बात है डेफिनेटली जो है पार्टी की जो अभी बाकी थोड़ी तंजीमें जो डिवीजन डिस्ट्रिक्ट की रह रही है जिसके इंटरव्यूज अभी रिकंटिन्यू होंगे, कुछ हो गए कुछ रह रहे हैं, रिकंटिन्यू होंगे, और मुफाहमत की पॉलिसी कोई नहीं चलेगी मुस्लिम लीग नवाज के साथ। क्लियर कट हमारा एक स्टांस है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम बाकी जमातें जो हमारी मौजूद हैं जो कि वन मैन शो पे ऐलान कर दी कि हमने ये करना है, पार्टी डेफिनेटली सीसी बैठी हुई है, डिसाइड करेगी, अपना फ्रेमवर्क देगी कि पार्टी किस तरीके से एजुटेशन की पॉलिटिक्स शुरू करेगी। कोई मुफाहमत नहीं है नून के साथ, पीटीआई के साथ हो सकती है, कोई अलायंस हो सकता है। देखिए एक कबल वक्त है, हम चाहते हैं कि हम सारी अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलें, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि क्या फ्यूचर में क्या, देखें टीआरसी पीटीआई के साथ भी बस पार्टी बैठी थी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी भी वक्त नेगोशिएशन हो सकती है और साथ लेकर चल सकते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुफाहमत हो सकती है, दो बिल्कुल ही नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ जमातों के दरमियान, तो फिर पीटीआई के साथ भी शायद हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आई अंडरस्टैंड आप सीसी की मीटिंग से निकल कर आए हैं, सो थैंक यू वेरी मच। शकील साहब, ये मुफाहमत वाली चीज़ किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि ये भी राय सामने आ रही थी जरदारी साहब की वापसी को लेकर के जी शायद मामला तय पा जाएंगे डॉक्टर आसिम केस पे, अयान अली केस पे, और उसके बाद जरदारी साहब या बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ वो भी बंद हो जाएगी। आज जरदारी साहब की टोन तो उस तरह की नहीं थी, लेकिन बिलावल साहब ज़रूर एग्रेसिव नजर आए। ये एक आम इम्प्रेशन है जी आवाम में कि जरदारी साहब मौजूदा हुकूमत को सहारा देने आए हैं और यकीन दिलाने आए हैं कि पीपल पार्टी उनके साथ है। बाकी ये जो रीबिल्ड की बात कर रहे हैं कि पीपल पार्टी की रीबिल्डिंग होगी, मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस वक्त तक वो कारकुन जो बीबी के लिए कुर्बानियाँ देता, जो पीपल पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देता था, वो उस वक्त तक नहीं बाहर आएगा या इनके साथ रिकनसाइल नहीं करेगा जब तक ये साबित नहीं करेंगे कि ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ संजीदा है। इस वक्त तक ये इम्प्रेशन है कि मैं पीपल पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन जरदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का सुराग लगाने में संजीदा नहीं है। वो पिछले 5 साल में वो साबित कर चुके हैं
कि जी उन्होंने प्रोटेक्शन देने के अलावा कुछ नहीं किया। वही जो ट्रैक दे के गया था मुशर्रफ साहब, वही उसी ट्रैक पे चले, ना इधर हुए ना उधर हुए, बल्कि उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए। आपको क्या लगता है, जो अभी इंट्रो में मैं बात कर रही थी, ये बयान जो मुकदमे में जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ख्वाजा इम्तियाज का आया, वो उनके मुताबिक केस जो है मंतकी अंजाम के करीब है, ये वाकई हकीकत है? क्या मंतकी अंजाम होगा? ये वो लोग हैं जो पहले से पकड़े गए थे। ठीक है, ये लोग बीबी के कत्ल से 2-3 हफ्ते पहले पकड़े गए थे, जिन पे ये इन्होंने मुद्दा डाला है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये किस मंतक के अंजाम पे पहुंचेंगे? किसको बेनकाब किया इन्होंने? क्या उस जो पीछे हाथ का, क्या इन्होंने सारा प्लान किया? ये जो लोग पकड़े गए थे, क्या इन्होंने सारा अटैक किया? वो नेटवर्क टूटा जो जिन्होंने बीबी के कत्ल में अपना किरदार अदा किया। सही है। ये कत्ल नहीं हो सकता कि किसी आप वो उम्मीद रखें जो आप समझते हैं कि जी कोई बड़ा फैसला होगा। ठीक है। और जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि 5 साल इक्तदार इसी जमात के पास, पीपल्स पार्टी के पास था, अगर अपने दौरे इक्तदार में भी वो सुराग नहीं लीड स्टोरी लगी थी, वी विल वेलकम बेनजीर भुट्टो विद सुसाइड बॉम्बर्स, आवर सुसाइड बॉम्बर्स विल वेलकम, और बैतुल्ला महसूद की तरफ से, जो बाद में वो डिनाई करते रहे। तो ये तो जाहिर बात है, सीरियस बात है, सबको पता था कि कौन उसके पीछे है। और जरदारी साहब जब कह चुके हैं कि जी मुझे पता है कि बीबी के कातिल कौन है, तो फिर वो बताएं। जिस तरह शकील साहब ने शुरू में कहा था कि आज सरप्राइज तो फिर वो होता ना कि आप बताते कि ये कातिल है, मेरी नजर में इनकी मैं बात करता था। शकील साहब ने इन्वेस्टिगेट किया है, मैं उस हद तक तो नहीं जाऊंगा कि कहूँ कि उनकी पुष्पनाई की है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि एक उसके अंदर रिजल्ट आना चाहिए था, फाइंडिंग्स आनी चाहिए थी 5 साल के अंदर। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि रहमान मलिक साहब, अब वो आज उनका था, कल बयान था कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसकी कहीं ना कहीं लैकिंग है, उसकी वजह से नई बीबी के जो है ना इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो सकी। ये कैसे कह सकते हैं 5 साल के अंदर? मतलब आपका अपना वजीर दाखिला, आपके पास अपनी हुकूमत, आपके अपने मैं ये नहीं समझता कि अदालत का कोई कसूर है। ये जो प्रोवाइड करेंगे अदालत ने उसी बुनियाद पे फैसला करना है ना। ये बिल्कुल ढाल की तरह जो रहमान मलिक साहब थे, आप देखिए इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए, हालांकि उन्होंने किसी दबाव पे अदालत के कहने पे एक क्वेश्चनियर भेजा 37 लोगों को। सही है। जिसमें से रहमान मलिक साहब वो 3 में से शामिल हैं जिन्होंने इनकार कर दिया उस क्वेश्चन को फिल करने के जवाब देने में। अच्छा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इतना खाइफ है वो कि वो संजीदगी का मुजाहरा ही नहीं किया। संजीदगी नहीं है, कोई ऐसी बात गलती से निकल ना जाए जिससे बेनकाब हो जाएगा जी ये तो शामिल थे, नहीं तो पता था। उन तमाम लोगों को प्रोटेक्शन दिया और तमाम लोगों को प्रमोट किया, और यहाँ तक कि इस्लामाबाद में एक ऑफिसर को उन्होंने जो बिल्कुल रांदा था उससे आके SSP लगाने की कोशिश की, और उसे और बेशुमार लोगों को। अगर इसी तरीके से फिर दोनों पार्टीज के दरमियान एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, या उन लोगों को जो कहीं ना कहीं इस केस में, बीबी के कत्ल केस में मुलव्विस थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मकसूद है, तो फिर ये मुकमुका या मुफाहमत के खात्मे का जो दावा है ये क्यों है? मज़हर साहब से जानेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मज़हर साहब, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस जगह पे लाहौर के अंदर इसका ये वजूद रखा गया, ये पार्टी जो है, आज अगर देखा जाए पंजाब के अंदर जिस तरह अभी बात हो रही थी कि जो पीपल्स पार्टी का नज़रियाती वोटर है वो बड़ा खौफ नज़र आता है क़यादत के साथ, और उसका एक रीज़न तो ये है कि बीबी के कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। बिलावल साहब यौम तासीस के मौके पर जो तकारीब से खिताब करते रहे, आपको लगता है कि वो परख चुके हैं कि वाकई में अगर हम सड़कों पर आने की बात करेंगे तो इतना ज़्यादा तादाद कारकुनान की शायद हमारे साथ नहीं होगी, या उस मौसर अंदाज में हम एहतजाज नहीं कर पाएंगे जैसे कि हमने दावा कर दिया है? कुड दिस बी अ रीज़न फॉर टुडेज अनाउंसमेंट? देखिए सादिया, मेरा ख्याल है नज़रियाती सियासत को ख़त्म किया जा रहा है, और अगर आप देखें कि सूबाई खुद मुख्तारी पिछले 50 साल में सूबाई खुद मुख्तारी के लिए जो जद्दोजहद की गई कि सूबों को हुकूक मिलने चाहिए, फेडरेटिंग यूनिट्स बनने चाहिए, ये सारी चीज़ें की गई। 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को इख्तियारात भी दे दिए गए। अब ये लगता ये है कि सूबों के अंदर जो हुकूमतें हैं उन्होंने क्या डिलीवर किया है, जो उनके पास इख्तियारात थे वो भी उन्होंने आवाम तक डिलीवर नहीं किए।
लोकल बॉडीज़ जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी वो भी ख़त्म करके सब ताकतवर बन गई हैं सूबाई हुकूमतें। तो वो जो इंटरेस्ट है, वो जो एक नज़रियाती सियासत है, वो ख़त्म होती जा रही है। अब अगला साल जो है बेनज़ीर भुट्टो की जो कत्ल को 10 साल हो जाएंगे। आज जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो को ये नहीं कहना चाहिए था कि जी पंजाब ये करे और सूबा सरहद ये करे और सिंधियों जो है उठ जाओ। उन्हें बताना चाहिए था कि 5 साल में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को कहाँ तक पहुँचाया। जरदारी साहब को बताना चाहिए था कि तहकीकात कहाँ तक पहुँची। अगले साल जब आप गोल्डन जुबली मना रहे होंगे पीपल्स पार्टी की, तो बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी बिल्कुल सुकड़ गई होगी। मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी का पंजाब में रिवाइवल, मुझे नहीं लगता कि नज़रियाती आज की तकरीर सुन के और आज के लाएमल सुन के नज़रियाती जो पीपल्स पार्टी का कारकुन है वो अब सोचेगा कि फिर अब हमें ऑल्टरनेट तलाश करना चाहिए। 2013 में भी बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी का कारकुन पीटीआई में चला गया। तो अब जो आप अगर सिर्फ ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर कोई मैनूवरिंग करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह रहेंगी। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का एक पूरा इम्तियाज था, एक नजरियाती सियासत थी, वो मुझे खत्म होती नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि खत्म होती चली जा रही है और पंजाब में रिवाइवल भी आप कहते हैं कि इतना आसान नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। ठीक है पलेजो साहब, ये जो बात हो रही है कि संजीदगी का मुजाहरा जो है वो नहीं किया जा रहा, तो फिर आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नजरियाती सियासत का खात्मा करती चली जा रही है जरदारी साहब की वजह से या जो भी वजूहात हैं, उसमें फिर बिलावल साहब की जो एग्रेसिव टोन रही है या जो उनके नारे रहे, जो उनके वादे रहे, वो किस तरीके से पीपल्स पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि शायद कुछ इख्तलाफात भी हैं, लेकिन अब जरदारी साहब आए तो जैसे आप लोगों ने खुद ही कहा कि बिलावल को अंडरमाइन कर दिया। क्या आपको लगता है कि वो अकेले खुद से इस पार्टी को लेकर जा सकते हैं या ये उनके लिए अब नागुज़ीर हो गया ऐसा करना? जी पलेजो साहब। साथिया देखें, मैं समझता हूं, मैं फिर एक दफा दोहराऊंगा कि जरदारी साहब पॉलिटिक्स करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए और बिलावल साहब को भी आप ओवर एस्टिमेट कर रही हैं कि अगर जरदारी साहब पीछे न होते तो बिलावल साहब बड़े कोई तब्दीली ले आते। बिलावल साहब की जो परफॉर्मेंस आप 2-3 साल में देखें, वो फकत नारे हैं, तकारीर हैं, फिर रिट्रैक्ट करना है, जिस तरह वो बयान से रिट्रैक्ट कर जाता है, गवाह अदालत में पीछे हट जाते हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। और पीपल्स पार्टी के आपने 4 मुतालबात की पहले बात की, 4 मुतालबात है ही नहीं। पीपल्स पार्टी के जबान से करप्शन के खिलाफ, अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ बात करना ऐसा है जैसे दाइश आके कहे कि हम गैर मुस्लिमों को हुकूक देंगे, या ट्रंप और बाल ठाकरे कहें कि हम मुसलमानों को तस्लीम करेंगे अपने मुल्कों में। उनकी पॉलिसी आप वो क्या करें, आप मुझे बताएं ना। मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं पीपल्स पार्टी, मुझे पीपल्स पार्टी का एक लीडर या वजीर होते हुए मुझे बताएं कि क्या मैं कहूं कि नैब को इख्तियार दिए जाएं कि दूसरों को पकड़े तो मुझे भी पकड़े? क्या मैं इख्तियार मांगू कि कराची में टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई हो तो टेरर फाइनेंस करने वाले मेरे लोग भी पकड़े जाएं, टेररिज्म और करप्शन के नेक्सस पे हाथ डाला जाए तो मैं भी मुतासर हूं? क्या मैं कहूं कि ऑफशोर कंपनी और पनामा लीक्स के हवाले से आप अकाउंटेबिलिटी करें? अभी हमारे पास कुछ स्टिकर्स भी चल रहे हैं 92 न्यूज की स्क्रीन पे, जो सीसी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि आखिरी लम्हात है, मैं चाहूंगी जरा उस पे कमेंट कर दें। जो हम अभी फैसल साहब से भी पूछ रहे थे कि जरदारी साहब को एक तो अपोजिशन लीडर बनने का भी मशवरा उस सीसी की मीटिंग में दिया गया है, फिर ये कहा गया कि जी भरपूर एहतजाजी सियासत, एहतजाजी तहरीक चलाएंगे हुकूमत के खिलाफ, तो ये तो आज भी ऐलान करना था, कब चलाएंगे? जी देखिए, वो जो अपोजिशन लीडर का है और इस तरह के जो ये टिकर्स हैं, इस तरह के, इसको बिजनेस और मार्केटिंग की दुनिया में कहते हैं टेस्टिंग, कि आप एक फिलर छोड़े उसके बाद जो रिएक्शन आए, किस किस क्वार्टर से क्या रिएक्शन हो रहे हैं। बात ये है, जो मजहर भी कह रहे थे और हम भी इस बात के गवाह हैं, कि जो नज़रियात की सियासत थी वो तो ख़त्म हुई, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक फ़र्क पड़ा है, नई जहतें हैं, नई जो सियासी जो वक्त जो है वो तब्दील हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बुनियादी नज़रियात ऐसे होते हैं जिसके साथ पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है और जो जज्बाती लगाव है वो जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं डिटैच नज़र आता है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर ये आप अगले साल में मैं नहीं समझता कि पंजाब के अंदर मेजर रिवाइवल होगा। और बिलावल जो है वेल इंटेंट है, परिजो साहब से मैं डिसएग्री करता हूँ इस मामले में। मेरे ख्याल में वन लाइनर उनका होना चाहिए कि लिबरल, प्रोग्रेसिव, रोशन ख्याल पाकिस्तान, उनको ये चाचा अंकल वाली जबान जो है वो नहीं करनी चाहिए। राइट, शकील अंजुम साहब, ओवैस तौहीद साहब, मजहर अब्बास साहब, अयाज लतीफ पलेजो साहब, चारों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।